एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फटाफट से पॉलिटी का रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना में शक्ति का सूत्र किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत के लोगों को। आज तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो एक बार हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो LIS इंडिया मामला में कहा था। संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख होता है? तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख होता है। 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? तो सोवरिन नहीं जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से प्रस्तावना के अनुसार शब्दों का सही क्रम है सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कितने एक्ट लाए गए थे? तो 6 एक्ट लाए गए थे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर किस एक्ट में दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में दिया गया था। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था? चार्टर एक्ट 1793 में बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में कर दिया गया था। 7वां सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलीजा एम्पे थे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। पहली बार सिविल सर्विसेज परीक्षा किस एक्ट में लाई गई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 में लाई गई थी। गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए उसकी परिषद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य थे। कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक कार्यों को किस एक्ट से अलग किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से अलग किया गया था। भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम में की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत की गई थी। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव किस एक्ट में लाए गए थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909 में लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन वायसराय की विधान परिषद में नहीं था? तो भीमराव अंबेडकर नहीं थे। 15 लोक सेवा आयोग किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनाया गया था। 16वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लागू की गई थी। 17वां है, किस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पहली बार समाप्त कर दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 को समाप्त कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी कार्य किस एक्ट से अलग किए गए थे? तो चार्टर एक्ट 1853 से अलग किए गए थे। 19वां, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट द्वारा बनाया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 द्वारा बनाया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड बेंटिक बने थे। ईसाई मिशनरी को भारत में किस एक्ट से अनुमति दी गई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813 से अनुमति दी गई थी। शुरुआत में भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे? तो 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे। भारत के गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में पहली बार भारतीय कौन से एक्ट में शामिल किए गए थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में शामिल किए गए थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे SP सिन्हा। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किस एक्ट में दिया गया था? तो मार्ले मिंटो में दिया गया था, जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते थे। भारत में निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। किस अधिनियम द्वारा ईसाइयों, सिखों और एंग्लो इंडियन को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड को प्रदान किया गया था। प्रांतीय चुनाव किस एक्ट में कराए गए थे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कराए गए थे। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1937 में की गई थी। बर्मा को भारत से किसके तहत अलग किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला पार्ट होगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड MCQs। चलिए,
इंडिया का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। चुनावी कॉलेजियम का प्रावधान है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो इसमें केवल दूसरा सही है और बाकी नहीं सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति को राज्यसभा के संसद के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति को कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में योग्य है। तो इसमें केवल दूसरा आंसर सही है। चौथा है, राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और वह उसकी मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर राज्य परिषद नियुक्त कर सकता है। तो इसमें एक और वो दोनों कथन सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आई थिंक इसमें सब मैसअप हो गया। अच्छा, अनुच्छेद 61 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 54 टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 52 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 56 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 61 हो जाएगा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 54 हो जाएगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अनुच्छेद 52 हो जाएगा टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड अनुच्छेद 56 नहीं अनुच्छेद 52 हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अनुच्छेद 56 हो जाएगा टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धन अग्रिम किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? वह संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है और संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। वह संसद के सदन को बुला सकता है लेकिन संसद के किसी भी सदन को संदेश नहीं भेज सकता है। वह संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है लेकिन संसद के किसी सदन को बुला नहीं सकता है। वह संसद के किसी भी सदन को संदेश नहीं भेज सकता है या संसद के सदन को नहीं बुला सकता है। तो इसमें से आंसर ए सही होगा कि वो बुला भी सकता है और संदेश भी भेज सकता है। संसद के सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित करने का नियम निम्नलिखित में मालूम होता है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में भारत के राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति होती है। तो दिस ऑल फॉर द डे। सॉरी समथिंग इश्यूज इन दिस पीरियड। नेक्स्ट मीडियम मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।